नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। उत्तर प्रदेश अभी भी कानपुर की घटना से उबर नहीं पाया है। ये एक ऐसी घटना थी जो उत्तर प्रदेश के समाज, राजनीति और सिस्टम की आंत के राज को बाहर पलटकर सामने ला देती है। रात 12 बज रहे हैं और पुलिस की पार्टी एक अपराधी की दबिश में जाती है उसका एनकाउंटर करने के लिए या अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वही अपराधी और उसके गैंग के लोग पुलिस पर भारी पड़ जाते हैं। यह बात जांच का विषय है कि वो अपराधी या उसके लोग, उसके गैंग के लोग कितनी मुस्तैद थे। क्या कोई सूचना लीक हुई जिसके कारण वो पुलिस पर हावी हो गया, पुलिस के जवानों से उसने हथियार छीन लिए। आसान बात नहीं है 8 पुलिस कर्मियों को मार देना। इनमें से एक डीएसपी हैं, एक एसएचओ हैं, कई तरह के ऑफिसर हैं, 7 पुलिस वाले घायल हैं। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस के लोगों पर हावी हो जाने की ऐसी कहानी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली थी। यही देखने को आ रहा था कि पुलिस अपराधियों पर हावी होती जा रही है, लेकिन इसके बाद भी अपराध की घटनाएं उत्तर प्रदेश से रोजाना आती जा रही थीं। और ये विकास दुबे नाम का अपराधी, जिसने अपने ही रिश्तेदारों को यूपी के एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पर थाने में घुसकर गोली चलाई है, ये पुलिस की जांच व्यवस्था से, मुकदमों की सुनवाई व्यवस्था से कैसे बचकर निकलता रहा और अंत में पुलिस के इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान ले बैठता है ये अपराधी। क्या ये अपराधी पकड़ा जाएगा? पुलिस की गश्त या उसकी चुस्ती क्या अब काम आएगी? सिस्टम में कौन है जो इस अपराधी को बचा रहा था, इस हद तक बचा रहा था, जानते हुए भी कि इस पर हत्या के या हत्या के प्रयास के 60 से अधिक मामले हैं, और कैसे ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस की निगाह से बचा रहा एक दिन उसी पुलिस के जांबाज अफसरों को मार देने के लिए। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। एक अपराधी ने पुलिस से खून की होली खेली, 8 शहीद हो गए और 7 गोलियों से जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। कानपुर के बिकरू गांव में आधी रात के बाद 3 थानों की फोर्स गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। शक है कि पुलिस के आने की जानकारी उसे पुलिस ने ही दे दी। गैंगस्टर ने एक जेसीबी मशीन से पुलिस का रास्ता रोका और छतों के ऊपर अपने हथियारबंद गैंग को तैनात कर दिया। ये यहाँ पर जो हमारी पार्टी आई थी उसको साजिश के तहत, जैसा आपने देखा है, एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमला किया गया है। पुलिस ने भी इतने बड़े अपराधी के घर दबिश देने से पहले ज़रूरी एहतियात नहीं की। चश्मदीद कहते हैं कि वे ना तो हेलमेट पहने थे, ना बुलेट प्रूफ, और ना ही उन्होंने रणनीति के तहत कई ओर से घेराबंदी की कोशिश की। शहीद होने वालों में डेप्यूटी एसपी देवेंद्र मिश्रा, सब इंस्पेक्टर महेश कुमार यादव, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल और सिपाही जितेंद्र पाल, सुल्तान सिंह, बबलू कुमार और राहुल कुमार शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर की उम्र 30 से कम है। पुलिस को शक है कि उसके खिलाफ इस कार्रवाई में आम गांव वालों ने भी विकास दुबे की मदद की। काफी गांव वालों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। गांव के चश्मदीद कहते हैं कि यहाँ विकास कई बार गोलीबारी कर चुका है। हम अपने कमरे में सो रहे थे तो फायरिंग एकदम से होने लगी, तो हम तो उठ गए तुरंत। फिर हमने वहाँ से देखा तो उधर भी आदमी थे, इधर भी, तो हमें मतलब लगा कि सब आदमी लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे तो 1-2 बार और भी फायरिंग हो चुकी है 1 साल में। घटना के बाद बड़ी तादाद में पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया, विकास की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस से मुठभेड़ करते विकास का भाई अतुल दुबे और चाचा प्रेम प्रकाश पांडे मारे गए। लेकिन इस कांड से पुलिस के खुफिया तंत्र की तो पोल खुली ही, ये भी पता चला कि उसके अंदर भी घर के भेदी हैं जिन्होंने पुलिस मूवमेंट की जानकारी अपराधी को दी। लोगों को पहले से जानकारी थी कि यहाँ पर रेकी हो गई थी कि पुलिस यहाँ पे आ रही है, उस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, इतनी सारी यूनिट्स को जो हमने डिप्लॉय किया है, एसटीएफ को लगाया है, एफएसएल को लगाया है, उसका पर्पज़ यही है कि मामले को पूर्ण रूपेण देखा जा सके और हर एंगल पे जांच और तफ्तीश की जा सके। पुलिस ने विकास की तलाश में कानपुर से सटे सभी जिलों के बॉर्डर फौरन सील कर दिए।
उन जिलों के कप्तानों के नेतृत्व में पुलिस ने हर रास्ते पे गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। लखनऊ समेत कई जिलों में विकास की तलाश में उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी पुलिस ने दबिश दी। ये सब कुछ बहुत भयानक है। यूपी पुलिस को बरसों के बाद इतने बुरे दिन देखने पड़े होंगे, लेकिन एक वक्त है जब पुलिस के अंदर के विभीषणों को ढूंढने की अब सबसे बड़ी ज़रूरत पैदा हुई है, वरना पुलिस के आने के पहले इतनी बड़ी तैयारी अपराधी कभी नहीं कर सकता था। कानपुर में अरुण अग्रवाल, साहिब आलम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कमाल, वाकई ये दहलाने वाली खबर है कि पुलिस की पार्टी किसी अपराधी को पकड़ने जा रही है और पुलिस से ज़्यादा बेहतर स्थिति में अपराधी वहां मौजूद हैं। वो चाहता तो वो पहले भी भाग सकता था, उस जगह को छोड़ सकता था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जितनी जानकारी आपने जुटाई है, क्या आपको किसी बात पर यह यकीन हो पा रहा है, इन थ्योरी पर, कि एक अपराधी की पकड़ थाने के भीतर इस हद तक है और थाने के ऊपर या बाहर के राजनीतिक लोगों का उसका ऐसा समर्थन नहीं होगा जिसकी वजह से वो वहां पर टिका रहा और पुलिस को सामने से चुनौती देकर गया है, मार कर गया है। इतने बड़ी संख्या में पुलिस के सिपाही शहीद हुए हैं, आज उत्तर प्रदेश के पुलिस के अफसर शहीद हुए हैं। तो क्या यह मुमकिन था कि बगैर किसी पृष्ठभूमि के एक अपराधी उत्तर प्रदेश की इस पुलिस का इस तरह से सामने डटकर मुकाबला करता है और पुलिस पर हावी भी होता है, मारता भी है और भाग भी जाता है? कमाल, देखिए, इसकी दो वजह होती हैं। एक तो ये दुस्साहस है क्योंकि वो 2001 में थाने में घुस के एक राज्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को गोली मार चुका है और थाना इंचार्ज जो है डर के मारे भाग गया थाना छोड़ के, जब उसने गोली मारी वहां पे। तो ये एक तरह का दुस्साहस भी होता है जिसके कारण आदमी इस तरह का काम करता है। और अगर उसको राजनीतिक संरक्षण मिल जाए तो ये दुस्साहस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शुरू में जब उसने ये सब काम करना शुरू किया तो कानपुर में ऐसी चर्चा है कि वहां की एक मंत्री थी और उनका भी उनको सपोर्ट हासिल था। उनके बेटे को कहते हैं कि चुनाव में मदद की थी, बीजेपी सरकार थी उस जमाने में। फिर एक विधानसभा क्षेत्र है, उसके एक उम्मीदवार हुआ करते थे, उनका उसने दामन थामा और उसने काफी हनक बनाई। उसके बाद बीएसपी के लोगों को उसने पकड़ लिया। बीएसपी की हुकूमत में उसने वहां पंचायत वगैरह का चुनाव लड़ा, जीता और कई जिलों में अपना उसका काफी बड़ा नेटवर्क हो गया और लोग उससे डरने थर्राने लगे। तो जब आदमी के पास एक दुस्साहस है, दूसरा राजनीतिक संरक्षण है, तीसरा दौलत आ जाने के बाद उसको यह समझ में आ जाता है कि कैसे कानून को धता बताने के लिए बड़े बड़े वकील करके हम मुकदमे को जीत सकते हैं और अपने ऊपर से इल्जाम हटा सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें मिलकर के ये होती हैं। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस जब कोई इतना बड़ा ऑपरेशन कर रही है, मतलब ये एक ऐसा अपराधी जिसके ऊपर 60 क्रिमिनल केसेस हैं, जिसके ऊपर 20 मुकदमे हत्या और हत्या के प्रयास के हैं, जिसके ऊपर 15 मुकदमे गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के हैं और तमाम दूसरी धाराओं में तमाम तरह के मुकदमे हैं। तो एक ऐसे गैंगस्टर को पकड़ने के लिए अगर पुलिस कोई ऑपरेशन कर रही है तो वो बहुत सीक्रेट होगा। 3 थानों की पुलिस उसमें इन्वॉल्व थी। 1:30 बजे के आसपास ऑपरेशन होना था, लेकिन उनके ऑपरेशन की जानकारी उसके तक पहुंच गई। उसने रास्ते में, गांव के रास्ते को जेसीबी मशीन लगा करके बंद किया और 3 अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रैटेजिकली अपने गुंडों को हथियार लेकर के छतों के ऊपर बिठा दिया। पुलिस एक तरफ गई, जब गोली चली तो वो दूसरी दिशा में भागने लगी। जब दूसरी दिशा में भागने लगी तो उस रास्ते के घरों की छतों से गोलियां चलने लगी, तो वो तीसरी दिशा में भागने लगी, तो वहां के घरों की छतों से गोलियां चलने लगी। सिर्फ एक रास्ता खुला था और 4 दिशाओं में पुलिस को मारने के लिए लोग बैठे थे। उन्होंने 14 पुलिस वालों की हत्या करने की कोशिश की, जिनमें से 8 मर गए हैं, 8 शहीद हो गए और 6 पुलिस वाले जो अस्पताल में भर्ती हैं, एक नागरिक को भी चोट आई है। जो पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं उनको भी कई की हालत बहुत खराब है। तो एक तो ये दुस्साहस है, दूसरा पैसे की ताकत और कानून को धता बताने के तरीके आ जाते हैं आदमी को। वो एक केस में हत्या के उम्र कैद उसको हो चुकी है, वो बेल पे बाहर घूम रहा है, तो उसको लगता है कि उम्र कैद के बाद भी हम इस तरह घूम सकते हैं। उसके सिर के ऊपर 25,000 का अभी भी इनाम रखा हुआ है कुछ मामलों में।
लोग कह रहे हैं वो फरार है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं कर रही है। तो ये कई तरह की चीजें हैं जो इस घालमेल को और गंदा बनाती हैं। लेकिन ये बहुत दर्दनाक है। बहुत सारे सिपाही जिनकी उम्र 25 साल 24 साल जवान बच्चे थे घरों के, वो इसमें मार दिए गए हैं और पुलिस का मनोबल गिराने वाला है। लेकिन ये उस नेक्सस को जरूर बताता है कि जो ऐसे अपराधियों की तरफ काम करता है और पुलिस के बीच में जरूर कोई ऐसा घर का भेदी था जिसने उसको पुलिस के मूवमेंट की खबर दी होगी। जी कमाल, को उत्तर प्रदेश है, चूंकि यहाँ कोई भी इस तरह के गैंगस्टर बगैर जातिगत समीकरण के ना तो उभरते हैं ना ये बचाए जाते हैं। क्या इस व्यक्ति का ये जो दुस्साहस है या ये जो पूरी कार्रवाई है उस एंगल से भी देखा जा सकता है कि ये एक कास्ट वार का भी एक हिस्सा रहा होगा? और एक तरह से इसने खुद मुख्यमंत्री को चुनौती भी दी है कि जो कानून व्यवस्था के बारे में इस तरह से सख्ती की बात करते हैं उनको भी एक तरह से खुली चुनौती है कि हम आपकी पुलिस को रुक कर और घेर कर मार कर जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी घायल पुलिसकर्मियों का हाल जाकर वहां पर देखा है। कमाल, देखिए ऐसा ही, ये तो पूरे सिस्टम को चुनौती है। 2.5 लाख की पुलिस फोर्स जिस स्टेट में हो उस पूरी फोर्स को चुनौती है। जो एक मुख्यमंत्री जो दावा करते हो कि हम अपराध मुक्त कर रहे हैं प्रदेश को और अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पे कार्रवाई कर रहे हैं, उस मुख्यमंत्री को चुनौती है। और पूरे प्रदेश को एक तरह से चुनौती है कि अगर एक माफिया इस तरह से फोर्स के लोगों को, जिसका काम जनता की सुरक्षा करना, इस तरह से मार देता है। जहां तक जातिगत समीकरण का सवाल है, देखिए 2 तरह के समीकरण है वहां पे। एक तो उसकी जाति का प्रभाव है, उसके गांव में उसकी जाति का प्रभाव है। उनका एक फेसबुक पेज उनके किसी फैन ने बनाया हुआ है जिसमें उनका नाम ब्राह्मण शिरोमणि लिखा गया है। उस पे 1000 फैंस हैं उनके। उसमें तमाम तस्वीरें उनकी लगी हुई हैं जिसमें वो ढेरों पता नहीं कितने किलो मालाओं से लदे हुए हैं। कहीं वो पौधारोपण कर रहे हैं, कहीं वो कहीं पे फीता काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं किसी दुकान का। जहां उद्घाटन कर रहे हैं वहां उनके पीछे कोई पुलिस वाले खड़े हुए हैं। तो वो उस तरह की एक नेता के रोल में है। वहां के जो मुकामी लोग हैं वो कहते हैं कि अगर किसी को चुनाव लड़ना हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर उसको वहां वोट चाहिए होता है तो वो उनके दरवाजे पे जाता है, उनकी मदद मांगता है। क्योंकि ये जो क्लाउट बनाने का नेक्सस है, कई बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल एक रॉबिन हुड की भूमिका में आ जाता है, बड़े लोगों के खिलाफ क्राइम कर रहा है, बहुत सारे अपने आदमी बनाने के लिए छोटे लोगों की मदद कर दी, वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। कई बार जाति के कारण जुड़ जाते हैं, कई बार उसके भय के कारण जुड़ जाते हैं, कई बार पुलिस से, पटवारी से, तहसील से इंसाफ नहीं मिलता है तो क्रिमिनल गरीब आदमी के त्वरित न्याय करा देता है, इंसाफ दिला देता है, उससे जुड़ जाते हैं। तो वो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाता है। उसका जो प्रभाव क्षेत्र है उसके कारण कई सारे बड़े नेता उसको भाव देते हैं, उसको घास डालते हैं और उसके साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। तो ये सब जाति के अलावा भी ये सब कई तरह के कारण हैं जो उसके प्रभाव को बड़ा करते हैं वहां पे। जी, और बड़ा ही शर्मनाक सा लग रहा है। आप जैसा कि बता रहे हैं कि 1000 लोग भी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। ये फेसबुक की माया और किस तरह से सब कुछ सामने होने के बाद भी ये आपने ठीक कहा कि 2.5 लाख की पुलिस फोर्स को वो चुनौती देकर गया है। इस घटना से पहले भी वो चुनौती ही दे रहा था एक तरह से, कि बता रहा था कि आप पुलिस कुछ भी नहीं हैं। वो अपना फेसबुक पेज बना रहा है, नेता की भूमिका में है, शादियों में घूम रहा है, उम्र कैद के बाद भी जमानत पर घूम रहा है। यहाँ पर पुलिस किसी बेकसूर को अपराध भी ना हो तो सिर्फ उसे उठाकर फंसाने के आरोप में वर्षों जेल में सड़ा देती है। लेकिन इस तरह के अपराधी भी उसी पुलिस से संरक्षण पा जाते हैं या राजनीति और समाज से। बड़ा ही भयावह दृश्य है। इसका नेक्सस मैं कुछ पढ़ रहा था, इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी है क्या कि ये कोई स्कूल कॉलेज भी चला रहा है या ये सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें हैं? कमाल, नहीं, कॉलेज तो एक उसने कॉलेज की जमीन के ऊपर कब्जा किया है जिसमें इसके कॉलेज के जो उप प्रबंधक थे उनको गोली मार दी थी और उसके बाद उसी मुकदमे में इसको उम्र कैद हुई है। और बड़ा धंधा जो है वो जमीनों का है। इसके ऊपर जो पहला मुकदमा हुआ था 1990 में, एक वहां पे इसी का जो गांव है जहां आज पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 16 बीघा जमीन कब्जा करने का आरोप था। उसमें एक सज्जन थे जिनकी वो जमीन थी, जिनकी हत्या हो गई थी।
इसके ऊपर रिपोर्ट हुई थी, लेकिन वो बाद में मुकदमा वापस ले लिया गया। किसी भी बाहुबली के खिलाफ क्यों मुकदमा वापस लिया गया होगा हत्या का, यह आसानी से समझा जा सकता है। तो वसूली का धंधा है और जमीनों का काम है, और भी जब वो नेता के भेष में है, और दरअसल वो पूरे यूपी के लेवल पे कहीं इस तरह का बड़ा काम नहीं कर रहा था, उन्हीं जिलों में कर रहा था, तो बहुत सारे लोग उसको जानते भी नहीं है। लेकिन इस तरह के लोगों का बहुत सारी चीजों में, प्रॉपर्टीज में पार्टनरशिप होती है, बहुत सारे ठेकेदारी में होती है, दूसरे के नाम पे किसी को ठेका दिला दिया, जो ठेकेदार वहां पे कोई बड़े ठेके ले रहे हैं उनसे कट ले लिया, इस तरह के बहुत सारे धंधे होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल खान जानकारी देने के लिए। हम एक बार फिर से इन दृश्यों को आपके सामने छोड़ रहे हैं। कभी भी वक्त है, अगर उत्तर प्रदेश के लोग, अब तो टिकटॉक बंद हो गया, लेकिन इस टिकटॉक में देखा कि जितने भी बाहुबली किस्म के विधायक हैं उनके आसपास हज़ारों लोग चल रहे हैं। विधायक जी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, जनता खड़ी है और सड़क को छूकर नमस्ते कर रही है, उनके पाँव छू रही है, और लोग अपनी जाति के नाम के साथ साथ उस बाहुबली विधायक के फैन भी बताते हैं। तो इस संस्कृति में विकास दुबे जैसे लोग नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? आईआईटी मद्रास में तो होंगे नहीं, यहीं होने वाले हैं। और यहीं पर जाकर देखिए कि इस तरह की घटना हुई कि जिसमें 8 पुलिस के लोग आज शहीद हुए हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की घटना जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं कितनी भयावह है। मायावती, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार की सक्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने 8 पुलिसकर्मियों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की है। अब हम आते हैं रेलवे के बारे में। आप जानते हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे देश में करोड़ों युवा परीक्षा की तैयारी करते हैं। साल भर की रेलवे की वैकेंसी आएगी, बहुत मुश्किल से आती है। आपको याद होगा कि हमने कई महीनों तक रेलवे सीरीज़ चलाई थी, तब जाकर 2019 में वैकेंसी आई 1,46,000 नौकरियों की। आपको बताते हुए ये हर्ष का हश्र हो रहा है, हिंदी में समझिए कि परीक्षा के भी 1 साल से ज़्यादा समय हो गए हैं, वैकेंसी आए हुए 2.5 साल हो गए हैं, मगर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की बहाली, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। रेलवे के लोग कहते हैं कि कोरोना के कारण नहीं देरी हो रही है। कोरोना तो मार्च से शुरू हुआ है भारत में, आधिकारिक रूप से 24 मार्च से। तो नौजवान परेशान हैं। एनटीपीसी एक होता है रेलवे में, नॉन टेक्निकल परीक्षा, उसके भी फॉर्म भरे, परीक्षा गायब हो गई। अब जब उन नौजवानों को ये बताया जा रहा है, और पहली बार, ये बहुत अच्छी बात है रेलवे की तरफ से कि पहली बार रेलवे ने पारदर्शिता दिखाई है और नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस साल इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज में कोई भर्ती नहीं होगी। ये ज़रूर कहा गया है कि जो पहले भर्तियां निकली हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी वैकेंसी ही पूरी नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है। आप रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर जाके देखिए तो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, ये जोन, भोपाल जोन, गोरखपुर जोन, मुंबई जोन, मार लड़के तमाम उस पर शिकायतें कर रहे हैं, पर कोई सुनने वाला है नहीं। उनकी अब लगता है भी नहीं है कि रेलवे की कोई अब सुनेगा। कारण यह है कि रेलवे की कमाई खराब हो गई है, कम हो गई है, हालत खस्ता हो गई है।
वैसी नहीं है जैसे पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर रेलवे दिखती है चमकती हुई। वैसी ब्रांडिंग काश रेलवे भीतर से भी होती तो कल्याण हो जाता रेलवे का। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि रेलवे सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरी देने वाली संस्था है। अब अगर ये संस्था नौकरियां देने के अवसरों को संकुचित करने लगे तो सोचिए कि इस देश के युवाओं का भविष्य एक ही चीज़ बचा सकता है, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सप्लाई किया जाने वाला मीम और वीडियो। इसकी पूर्ति अगर बढ़ा दी जाए, प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया के जरिए बढ़ा दिया जाए, प्रोपेगेंडा की बड़ा ही हम विश्व गुरु टाइप बन रहे हैं, रोजगार की चिंता मत करो, तो भारत के बेरोजगारों को सुकून मिलता है। उन्हीं के लिए आगे की ये सूचना बता रहा हूं कि 68,000 जो रेलवे ने बताया है कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में भर्ती बची हुई है, इसकी समीक्षा की जा रही है। बताइए, अगर ये पोस्ट खत्म कर दिए गए तो इतनी संभावनाएं भारत के नौजवानों की बंद हो जाएंगी। वो ज़्यादा समय लगता है व्हाट्सएप मीम में बिताने वाले हैं, 67,000। फिर 2 साल में जितने भी पदों का सृजन किया गया है उनकी समीक्षा हो, ये नए आदेश दिए गए हैं। उन पर नई भर्तियां अगर नहीं हुई हैं, अगर 2 साल में पोस्ट क्रिएट हुआ है, बहुत लंबा समय लगता है पोस्ट क्रिएट करने में, अगर भर्ती नहीं हुई है तो उन पोस्ट को अब खत्म कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। कर्मचारियों के यात्रा भत्ते और दूसरे भत्ते में 50% तक कटौती होगी। अब इसको लेके मुझी को मेल लिखेंगे जिनमें से ज़्यादातर लोग मुझे गाली देते रहते हैं। तो इन सारे लोगों को इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा मीम की सप्लाई किए जाने की, व्हाट्सएप मीम की 50% तक कटौती होगी। यानी रेलवे के कर्मचारियों का भीतर से हाल बुरा है। आउटसोर्सिंग स्टाफ में कटौती की जाएगी। अब देखिए, ज़्यादातर अब नौकरियां रेलवे में जो हैं वो आउटसोर्सिंग के जरिए हैं। अगर इनकी कटौती की जाने लगी तो किस मात्रा में रेलवे बेरोजगार पैदा करेगी ये हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कितने बेरोजगार हुए ये बताने की आधिकारिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें भारत में पॉजिटिव हैं, वो जानकर खुश रहने की ज़रूरत है। यह भी कहा गया है कि किसी फाइल को भेजने के लिए स्टाफ के साथ मत भेजिए, ऑनलाइन भेजिए ताकि वो भी खर्चा बच जाए और यानी स्टाफ बच जाए, स्टाफ की ज़रूरत ना हो, उसे चलता किया जा सके। और फर्नीचर, अतिरिक्त गाड़ियाँ, कंप्यूटर, प्रिंटर की खरीद ना हो। उद्घाटन कार्यक्रम ऑनलाइन करें ताकि खर्चा बचे। मनोरंजन, प्रचार, यात्रा, बैंकों को यात्रा जो है वो सब कम किया जाए, यानी प्रचार वगैरह पर विज्ञापन कम दिया जाए। इसका थोड़ा बुरा असर अखबारों पर ही पड़ जाता है, मीडिया का। टीवी में तो रेलवे का विज्ञापन कम ही आता है, तो अखबार वाले वैसे ही उनकी नौकरियां जा रही हैं पत्रकारों की, तो बहुत बुरा है। लेकिन प्रोपेगेंडा के कई तरह के तस्वीरें रोजाना लॉन्च हो रही हैं, तो आप मानसिक रूप से आप कभी खाली नहीं रहेंगे, आपको एकदम पौष्टिक ऊर्जा दी जाती रहेगी। और ये सुनिए रेलवे ने क्यों और क्या कहा इन कारणों के पीछे। हमारे पास जो वैकेंसी जो है अभी सेफ्टी कैटेगरी में है 1,53,000 और जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में है वो 1,37,000। तो रफली अराउंड 2.90 लाख जो है वैकेंसीज हमारे पास हैं, जिसमें से हमने सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी जो नोटिफाई की हुई है अभी वो 72,274 ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉन सेफ्टी कैटेगरी की हमने की है 68,366। So the total notified vacancies are 1,40,640। तो इसमें से जो अब आप जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी वैकेंसीज बची वो उनमें से 68,000 के रफली 68,000 जो है वैकेंसीज नॉन सेफ्टी कैटेगरी में बनती हैं। उनमें से जो आप लोगों के संज्ञान में कहा है कि हम लोगों ने अभी कहा है कि रेलवेज को कि आप अपनी सेफ्टी कैटेगरीज की वैकेंसीज एज इट इज़ आप भरिए, जो नॉन सेफ्टी कैटेगरीज की वैकेंसी है उनको आप रिव्यू करिए। अब ये बेरोजगार पूछेंगे कि विपक्ष कहाँ है। विपक्ष ट्वीट कर रहा है, वो उठा रहा है, लेकिन यही बेरोजगार विपक्ष को कौन पूछता है। तो बेरोजगारी का एक मुद्दा भारत में राजनीतिक रूप से समाप्त हो गया है। वैसे कई राज्यों में है गंभीरता के साथ, लेकिन राजनीतिक रूप से समाप्त हो गया है। अगर आप कुछ वैचारिक नैरेटिव वाली राजनीति कर रहे हैं, कुछ तस्वीर वीडियो वाली, तो इस तरह के समस्याओं को आप गायब कर सकते हैं। हाल फिलहाल के चुनाव में ये साबित भी हुआ है, खासकर गोदी मीडिया के दौर में। ये बात मैं क्यों कहता हूँ, बहुत बुरा भी लगता है कहने में, लेकिन ये सच्चाई है कि ये वो पब्लिक है जो पब्लिक नहीं है। जनता ने ही जनता के होने का अस्तित्व समाप्त कर दिया है, इसीलिए किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं आता है।
किसी भी आंदोलन पे जवाब नहीं आता। आपने कब सुना कि मंत्रियों ने बुलाकर प्रतिनिधियों से बात की है, ये आंदोलन हुआ है। अब कोल इंडिया के लोग जो 3 लाख लोग हैं, अब मैं तो नहीं कहता कि सब कोई गोदी मीडिया में बह गए होंगे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, लेकिन जो बह गए थे वही बताएं कि क्या उन्होंने नहीं देखा था कि 6 साल में मीडिया समाप्त हो गया, मीडिया जन सरोकार के मुद्दों को नहीं उठाता है। अब जब उनकी बारी आई है तो फिर वो मीडिया को क्यों कोस रहे हैं कि मीडिया उनका नहीं दिखा रहा है? क्या आपको लगता है, पता भी है कि 3 दिनों के लिए कोल इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसको लेकर 3 लाख कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं? आपको कभी पता नहीं चलेगा। अब इन्हीं से पूछिए कि क्या इनको इस बात का फर्क पड़ता है कि सफूरा जरगर एक गर्भवती महिला के खिलाफ किस तरह से अन्याय हुआ, भीमा कोरेगांव केस में किस तरह से 2 साल का ट्रायल नहीं हुआ और एक नौजवान लड़के को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया, सुधा भारद्वाज। तो क्या इन लोगों को इन संवैधानिक सिस्टम के मसले का कोई फर्क पड़ता है, जो ये शिकायत कर रहे हैं कि मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पब्लिक है, ये वो पब्लिक है जो पब्लिक ही नहीं है। ये कोरबा छत्तीसगढ़ से आए वीडियो को आप देख लीजिए। मेरी बात वैसे 10 साल बाद समझ में आएगी, अभी नहीं, इसलिए चिंता मत कीजिए, चिल कीजिए। अभी जो ये हड़ताल पूरे कोल इंडिया में हो रही है, ये संयुक्त श्रम संगठन की हड़ताल है। भारत सरकार ने जो कमर्शियल माइनिंग के लिए निविदाएं आमंत्रित की है, कोल ब्लॉक को नीलाम किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए तुरंत ये मांग हमारी की है। कहना चाहिए सुविधा थी 940, 930, इसको बंद करके रखा हुआ है, जिससे क्या है, श्रमिक अगर बीमार हो जाता है, अशक्त हो जाता है, अपने कार्य पर नहीं जा पा रहा है, उसके बदले उसे अनफिट देते हुए उसके आश्रित को रोजगार देने की व्यवस्था थी, जो काफ़ी दिनों से बंद करके रखा हुआ है। जो प्राइवेट हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हैं, उनको भी हाई पे कमीशन का जो वो देना था, एचपीसी का जो वेतन मिलना था, वो नहीं मिल रहा है। ठेकेदार उठाता है पैसा 900-1000 रुपये के हिसाब से प्रति लेबर और देता है मात्र 200-250 रुपये। 1 जनवरी 2017 से 20 लाख रुपये का ग्रेजुटी अधिकारियों के लिए तय किया गया, जबकि वहाँ कर्मचारियों के लिए इसको और पीछे करते हुए 31 मार्च 2018 से लागू किया गया। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਘਲਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਖੇਤ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਡਬਲ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मोहम्मद गजाली हमारे साथ हैं। मोहम्मद, ये जो तस्वीर आपने दिखाई कि खेत में गन्ना खड़ा है और उसे आग लगा दिया गया है, ये एक जगह की एक छोटे से मामले की समस्या है या पंजाब के जो किसान हैं उसे व्यापक तरीके से अलग अलग फसलों के किसान इसका सामना कर रहे हैं? वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नेता दिल्ली में किसानों की बड़ी चिंता करते हुए नज़र आते हैं, वहाँ हमारे किसान क्यों परेशान हैं?
जी देखिए, पंजाब में अगर इस खास इंसिडेंट की बात करें जहां आपने देखा कि आग लगा रहे हैं, तो ये लॉकडाउन का असर है। पहले तो कि जो सप्लाई चेन टूट गया, अब कई चीजें अनलॉक फेज 1 जो चल रहा है या फेज 2 कह लें, उसमें कई चीजें अभी भी बैक ऑन ट्रैक नहीं है, क्योंकि जब फसल उगाने का वक्त था तो लॉकडाउन था। और अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो किसान जगतार सिंह बता रहे हैं कि जिसको ये जूस गन्ने के जूस के लिए अपना गन्ना बेचते थे, वो बंदा खुद बेरोजगार हो गया और उनके गांव के आसपास कोई ऐसी मिल नहीं है जहां वो ले जाके अपने गन्ने के फसल को बेच सके। पंजाब और हरियाणा में पिछले कई सालों से गन्ने किसान और प्राइवेट मिलों के बीच हमेशा से एक डिस्प्यूट पेमेंट का रहा है। सरकार की तरफ से भी पेमेंट डिले होती है, प्राइवेट मिलों की तरफ से भी पेमेंट डिले होती है। और इस फसल के, खास करके गन्ने की फसल या मकई की फसल की बात करें तो पंजाब हरियाणा में पानी का मसला है, अंडरग्राउंड वाटर का। सरकार सूबे की हो या केंद्र की सरकार हो, हमेशा किसानों को कहती है कि आप चावल और गेहूं का जो ये पैडी और वीट का क्रॉप साइकिल है, इससे आप बाहर निकलें, किसी ऐसे फसल को उगाएं जिसमें पानी कम कंजम्पशन, जिसमें कम कंज्यूम हो। अब गन्ना एक फसल है जिसकी तरफ किसान जाते हैं तो फिर उनको पेमेंट नहीं मिलती। तो पंजाब के किसानों के साथ दोहरी मार है कि आप एक तरफ कहते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे आप दूसरे फसलों का रुख करें या दूसरे फसल को उगाएं, तो उसकी अश्योर्ड पेमेंट नहीं है जो चावल और गेहूं की खेती में है कि सरकार आपको एमएसपी पे उन फसलों को खरीदती है। बाकी फसलों की एमएसपी जो है सरकार कहती तो है, जैसे मकई की फसल है एमएसपी सरकार डिक्लेयर तो करती है, लेकिन खरीदारी जब आप मंडियों में जाएंगे तो इस साल जो है मकई की फसल की जो रकम है एमएसपी से भी काफी कम है। और दूसरा केस जो आपने देखा वो किसान बता रहे हैं कि इस बार जब मजदूर कम थे तो जनरली जब चावल की बुआई होती है पंजाब में तो मजदूरों की जरूरत ज्यादा होती है, पानी उसमें ज्यादा लगता है। तो इस बार सरकार ने जो है नई तकनीक बताई कि डायरेक्ट सीडिंग करें, सीधे बिजाई करें, उसके लिए मशीनों का भी प्रबंध किया। लेकिन कई किसानों ने कई लाख एकड़ में उसको किया भी, उस मशीन का भी यूज किया, लेकिन ट्रेनिंग सही नहीं थी और उनको डर था कि कहीं इस तरीके से हमारी पैदावार कम ना हो तो दोबारा से उन्हें फसल उजाड़ना पड़ा और फिर वही पुराने तरीके और फिर मजदूरों को खर्च पे लाके उनको चावल की बिजाई करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की कमी है और एक्सपेरिमेंट कई बार आप करते हैं किसानों के साथ तो ऐसा देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली इस जानकारी के लिए। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के सीधी में, वहाँ से आने वाली तस्वीर को देखिए और ये सोचिए कि ये पहली तस्वीर नहीं है। कब हम इन सब चीज़ों का समाधान कर पाएंगे। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। कोविड-19 के समय वैक्सीन आने की तरह तरह की उम्मीदें वाली खबरें आती हैं। ऐसी फ्रॉड खबरों से सावधान रहिए। किसी भी वैक्सीन के आने में अभी 1.5 साल से कम वक्त नहीं लगेगा। इतना वक्त लगेगा, लेकिन इस दौरान चूंकि आप दवा चाहते हैं, घबराए हैं, तो ऐसी खबरें बीच बीच में पहुंचा दी जाती हैं। एक खबर आपने देखी होगी कि भारत बायोटेक जो है वो 15 अगस्त तक दवाएं ले आएगा, वैक्सीन ले आएगा, जबकि कंपनी ने ऐसा नहीं कहा है। आईसीएमआर ने कहा है कि आपको 15 अगस्त तक ये लॉन्च कर देना है। क्या इस तरह के सरकारी आदेश से कोई दवा बन सकती है? जबकि कंपनी ने खुद अपने आवेदन में कहा है कि 13 महीने लगेंगे क्लिनिकल ट्रायल के। ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, कई अस्पतालों से मंजूरी नहीं मिली है, एथिक्स कमेटी उसको मॉनिटर कर रही है। बगैर इसके क्या 15 अगस्त को आप ऐसे दवाएं होंगी? ये फीता काटने का कार्यक्रम चल रहा है इस देश में। 24 मार्च से यही तमाशा हो रहा है और अभी तक हम एक मुकम्मल वैज्ञानिक तरीके से हम एक व्यवस्था नहीं बना पाए हैं और ड्रामा पे ड्रामा चला आ रहा है। क्या आईसीएमआर ऐसे आदेश दे सकता है किसी को कि आप परसों दे दीजिए, उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री को, दवा लॉन्च कर दीजिए? दवा आ सकती है क्या? ये कोई टिकिया पुड़िया खोजने की बात है। दूसरी बात यह कि भारत सरकार ने रेमडेसिविर को बनाने की अनुमति यहां दी है। अब एक चिंता की बात यह है कि प्राइवेट बड़े अस्पतालों में तो यह दवा है, लेकिन आम आदमी को यह दवा ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। रविश की यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में रेमडेसिविर दवा खोजना आसान काम नहीं है।
रेमडेसिवियर के भारत में केवल 20,000 डोज ही उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर को प्राइवेट अस्पताल ने स्टॉक कर रखा है। मरीजों को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर रेमडेसिवियर दवा दी जाती है। दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों के पास तो इस दवा का स्टॉक है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल के पास ये दवा नहीं है। यही वजह है कि जब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर इस दवा को लिखते हैं, तब मरीजों के परिजनों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आखिर वो इस दवा को खरीदें कैसे। जो भी खरीदने की कोशिश करता है, उन्हें इस दवा का महंगा दाम चुकाना पड़ता है। दिल्ली में आरएमएल अस्पताल जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों में भी ये दवा उपलब्ध नहीं है, जबकि डॉक्टर मरीज बचाने की कोशिश के तौर पर परिजनों से इस दवा को मंगाते हैं, लेकिन इसे खरीदने में लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। हमने जब ब्लैक मार्केट में रेमडेसिवियर लेने की कोशिश की तो आप सुनिए कैसे एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। हेलो, अच्छा भैया, आप जो है आप मेडिकल स्टोर से बोल रहे हैं ना? ये रेमडेसिवियर चाहिए हमें दवा जी। पता करना पड़ेगा भैया, बहुत महंगा है। 1400 प्रिंट है, 14 15 16 रुपये का है। अच्छा, कितना प्रिंट है सर? 5400 रुपये। 5400 रुपये प्रिंट है। और कितने का आ रहा है? 15,000 16,000 जैसे मिल जाए। तो सर कितने में मिल सकता है? पता करना पड़ेगा। प्लीज़ पता करके बताइए। आपको कितनी देर में फ़ोन करें? 10-15 मिनट में कर लो। खुद केमिस्ट एसोसिएशन भी मान रही है कि कुछ जगहों पर रेमडेसिवियर की कालाबाजारी की शिकायत मिली है। जब ये दवा बाजार में अवेलेबल हुई है तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के तो अंदर जो फार्मेसी है उसमें अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसको प्रक्योर नहीं कर पा रहे हैं कंपनियों के द्वारा, और प्रक्योर नहीं कर पा रहे हैं तो कोविड पेशेंट के लिए और उसके अटेंडेंट के लिए सबसे बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब उसको दवा नहीं मिल रही होती है और उसका पेशेंट जान से खेल रहा होता है, क्योंकि ये जिम्मेवारी तो नंबर 1 तो हॉस्पिटल की है, और जो डॉक्टर इस दवा को लिख रहा है उसको कंपनी से बात करके करना चाहिए, ना ही वो कंपनी वाले का नंबर देता है। अगर कंपनी वाले का नंबर दे तो कंपनी वाला अवेलेबल करा देता है, लेकिन आज भारतवर्ष के अंदर कोविड के ऊपर इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं और इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। रेमडेसिवियर को बनाने के लिए फिलहाल 3 कंपनियों को ही इजाजत मिली है, लेकिन हेट्रो फार्मा की कोविफॉर दवा ही बाजार में उपलब्ध है। ये दवा खुले बाजार में नहीं मिलती है। अस्पतालों के जरिए या ऑनलाइन डॉक्टरों के प्रेस्क्रिप्शन पर कंपनी ही इस दवा को मुहैया कराती है। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर विवेक गोगिया बताते हैं कि कोविड मरीजों के ठीक होने में ये दवा कितनी असरदार है ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन ऑक्सीजन पर चल रहे मरीजों को हम ये दवा देने की कोशिश करते हैं। इसको हम यूज़ कर रहे हैं जो मॉडरेटली सिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है, और जो पेशेंट्स जो स्टैंडर्ड अभी हम दवाइयाँ जैसे दे रहे हैं, सपोर्टिव है, ऑक्सीजन है या स्टेरॉयड है, उससे नहीं रिस्पॉन्सिव हैं, शुरू के समय में उन पेशेंट्स में रेमडेसिवियर को यूज़ किया जा रहा है एज एन एंटीवायरल। जानकार बताते हैं कि इस दवा के ज़्यादातर स्टॉक को अमेरिका ने खरीद लिया था, लेकिन 21 जून को भारत सरकार की मंजूरी के बावजूद जब दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में ये दवा उपलब्ध नहीं है तो दूर दराज शहरों के हालात को समझा जा सकता है। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कितनी मेहनत से इस ज़रूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया है। उम्मीद है आप दर्शक इसे समझ पाते होंगे कि इस वक्त जब 3-4 फालतू रिटायर्ड लोगों को लेकर टीवी के स्पेस को भर दिया गया है, ये रिपोर्टर अभी भी आपकी ही ज़रूरत की खबरों के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं। बहुत आसान होता है इनके लिए भी कि 2 भेड़ ले आते और भारत पाकिस्तान पे चर्चा हो जाता और फिर बातचीत ख़त्म हो जाती, लेकिन कितनी मेहनत है। मैं खुद देखते हुए लगता है कि इस वक्त भी इस दौर में ये रिपोर्टर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पर काला बाजारी सिर्फ दवा की नहीं हो रही है। काला बाजारी वो सामाजिक तबका है काला बाजारियों का
कि तालाबंदी के दौर में दिल्ली में 10,000 किलो नकली टाटा नमक बेच गए हैं। कंपनी ने शिकायत की है, 3,000 किलो पकड़ा भी गया है। लेकिन अब जाते जाते आपको ये दिखाना है ब्रेक से पहले कि आप कहते थे हाथी मेरे साथी या साथी हाथ बढ़ाना, अब इसको बदल के इस वीडियो को देखते हुए कहिएगा हाथी हाथ बढ़ाना। കുട്ടിക്ക് ചെറിയ ഗ്യാപ്പുണ്ടാവും. എടാ അതിന് കയറാൻ വൈകുന്നത് നിർത്തി കൊടുക്കട്ടോ, ലോറി എടുക്കല്ലേ. എന്നെ ആ കുട്ടീനൊന്ന് കയറ്റി കൊടുത്താ. बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। चीन का नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन यहाँ संदर्भ तो चीन का ही है कि उसे विस्तारवादी का पाठ पढ़ा रहे हैं। पर दो अलग अलग भाषाएं हैं। पाकिस्तान के लिए अलग है, जहाँ साफ स्पष्ट शब्दों में, चीन के लिए दूसरे तरह के शब्द और वाक्य हैं। पर इन सब के बीच में अच्छी बात ये हुई कि प्रधानमंत्री लेह गए, लद्दाख गए, सैनिकों से अस्पताल में मुलाकात की, सीमा पर जाकर हालात का जायज़ा लिया और जवानों का हौसला बढ़ाया। अस्पतालों में भी जाकर कहा कि आपसे ऊर्जा लेकर जा रहा हूं। ये सारी तस्वीरें आज पहुंची। आज के दिन राजनाथ सिंह को वहां जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री गए, उनका दौरा कैंसिल हो गया। और इन तस्वीरों के आने के बाद से क्या रणनीतिक विश्लेषण है, इन तस्वीरों के अलावा और इस भाषण के अलावा और कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इसका क्या मकसद है। आधिकारिक लाइन यही है कि चीन ने भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है, जबकि कई पत्रकार लिख रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है। तो दो तरह की लाइन है। एक अनऑफिशियल लाइन कुछ पत्रकारों की है जो अपने जान जोखिम में डालकर लिख रहे हैं। सरकार कह रही है कि चीन ने हमारा अतिक्रमण नहीं किया है, तो फिर इन बातों पर सीना क्यों फुलाया जा रहा है, चीन को संदेश क्यों दिया जा रहा है। तो खैर ये सामरिक चीज़ें हैं, इनको बारीकियों में समझने की ज़रूरत होती है। एकदम से तू बनाम मैं के हिसाब से आप इन चीज़ों को ना समझें, ना देखें, ये ठीक आदत नहीं है। जाते जाते फिर उस हाथी की कहानी पर मेरा दिल अटका हुआ है। मैं चाहता हूँ कि एक बार और देखें आप और सीखें कि कोई कैसे बड़ा हाथी छोटे हाथी को हाथ बढ़ाकर बचा लेता है। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार। കുട്ടിക്ക് ചെറിയ ഗ്യാപ്പുണ്ടാവും. എടാ അതിന് കയറാൻ വൈകുന്നത്
നിർത്തി കൊടുക്കട്ടോ ലോറി എടുക്കല്ലേ എന്നെ ആ കുട്ടീനൊന്ന് കയറ്റി കൊടുത്താ